तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ डिमांड से। तो लॉ ऑफ डिमांड जब हम देखते हैं तो हम इसको देखते हैं कंज्यूमर साइड से, मतलब कंज्यूमर और बायर, हम जो चीज़ें खरीद रहे हैं, और बायर मतलब हम लोग। ठीक है। अब प्राइस ऑफ कमोडिटी में मतलब क्या, किसी भी गुड की, फॉर एग्जांपल गोल्ड की प्राइस अगर बढ़ेगी तो उसकी डिमांड घटेगी, करेक्ट। सेम है, गोल्ड की प्राइस घटेगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, करेक्ट। तो इसी को बोलते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी लॉ। जो डिमांड है वो प्राइस ऑफ कमोडिटी पे डिपेंड करता है। देन आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। हमने पढ़ा था हमारे दो गुड्स होते हैं, सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। अगर इनकी प्राइस में चेंज होता है तो उसके दूसरे प्रोडक्ट में चेंज होगा। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी, हो सकता है आप दोनों पीते हो, चाय और कॉफ़ी दोनों। अब अगर टी की प्राइस बढ़ चुकी है, फॉर एग्जांपल टी की प्राइस ज़्यादा हो गई है, तो कंपैरेटिवली कॉफ़ी की जो प्राइस जो है कम है, तो लोग कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा देंगे, मतलब कॉफ़ी की डिमांड बढ़ चुकी है, करेक्ट। सेम इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल पहले आपने जो सामान खरीदा था, गोल्ड था, आप खरीद नहीं सकते थे, लेकिन एकदम से आपकी इनकम बढ़ गई है तो आप सेविंग करना चाहते हो, तो आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। तो मतलब क्या, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी गोल्ड की बढ़ सकती है, करेक्ट। कि लोगों के पास पैसा है, वो सेविंग में डाल सकते हैं अपनी, तो मैंने इन्वेस्ट गोल्ड में कर दिया। सेम एग्जांपल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो श्रिम्प का, श्रिम्प। अब यहाँ पे श्रिम्प जो है मतलब कीड़े, ये इंडिया में खाते क्या लोग? नहीं खाते। तो क्या इसकी इंडिया में डिमांड है क्या? नहीं है। लेकिन यही श्रिम्प अगर हम चाइना में ले जाए, श्रिम्प चाइना में ले जाए, तो वहाँ लोग उसको खाते हैं क्या? हाँ खाते। तो वहाँ के टेस्ट और प्रेफरेंस है, हाँ है, तो लोग उसको खाएंगे, लेंगे, खरीदेंगे। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो इन फैक्टर्स की वजह से डिमांड की जो साइकिल है वो चेंज ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, अब एक आता है सेट्रिस पेरिबस। मतलब क्या, जब हम डिमांड की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड की, तो हम जो दूसरे फैक्टर्स हैं उसको सेम रखेंगे और ये फैक्टर्स को चेंज करेंगे। उसी को बोलते हैं अदर फैक्टर रिमेन अनचेंज। मतलब जो गवर्नमेंट सब्सिडी है, फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर एक अदर फैक्टर हो जाता है। ठीक है। पेट्रोल प्राइस सब चल रही है, मतलब पेट्रोल की डिमांड है, लोगों के पास इनकम भी है, लेकिन एकदम से क्या होता है, रशिया और यूक्रेन की वॉर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अदर फैक्टर की वजह से जो है प्राइस ऑफ पेट्रोल के बढ़ जाते हैं मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो वाई ऐसा होता है कि वाई की मतलब डिमांड के चलते प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस के चलते हमारी डिमांड चेंज होती रहती है। तो फॉर एग्जांपल परचेसिंग पावर, जब हम बात करते हैं वाई डू वी बिहेव लाइक दिस, हमारी से डिमांड कम ज़्यादा क्यों होती है, तो उसके सबसे बड़ा रीज़न है परचेसिंग पावर। फॉर एग्जांपल पार्ले जी का लेते हैं या फिर दूसरे प्रोडक्ट का, कि फॉर एग्जांपल आप पार्ले जी पहले जो है 5 रुपये में 2 पार्ले जी खरीद पा रहे थे। ठीक है। अब 10 रुपये में सिर्फ आप अब जो पार्ले जी की प्राइस है वो 10 रुपये हो गई है, तब आप एक ही प्राइस खरीद पाओगे। ठीक है। सेम अगर कोई प्रोडक्ट आप 100 रुपये का प्रोडक्ट 5 यूनिट खरीद पा रहे थे, मतलब 5 प्रोडक्ट खरीद पा रहे थे 100 रुपये में, तो आपके पास 500 रुपये थे। अब आप 500, उसी 500 रुपये में अब वो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई है 125 रुपये, तो अब क्या होगा, सिर्फ 4 प्रोडक्ट ही खरीद पाओगे। तो मतलब क्या, परचेसिंग पावर जो है घट रही है। ठीक है। सेकंड आता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी का हमने लिया था, ठीक है, अगर चाय की प्राइस बढ़ गई है, टी की प्राइस बढ़ गई है, तो कंपेरेटिवली कॉफ़ी की प्राइस जो घट कम हो गई है, तो डिमांड इसकी बढ़ेगी। ठीक है। देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आप कोई सा प्रोडक्ट खरीदते हो, बिस्किट के पैकेट, ठीक है, आपके पास 125 बिस्किट के पैकेट। अब एक बिस्किट का पैकेट का सेट भी आता है, 5-5 रुपये में 2 बिस्किट पैकेट खरीदना है आपको, लेकिन अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बड़ा सेट खरीदने में आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। तो क्या करोगे आप, वो सेट खरीद लोगे, बल्कि उसकी बजाय 2 बिस्किट पैकेट खरीदने में। ऐसा क्यों हुआ? फर्स्ट एग्जांपल, आपको 2 बिस्किट के पैकेट क्यों चाहिए थे? या थर्ड इतने खा नहीं पाओगे, मतलब घर में कंजम्पशन जो है
बहुत कम है। और आपका टेस्ट मतलब क्या, आप अलग अलग बिस्किट पैकेट खरीदना चाहते हो कि फर्स्ट चॉकलेट क्रीम खरीद लो, सेकंड ऑरेंज क्रीम खरीद लो, तो सब डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन अब आप जब चॉकलेट के ऊपर ही, तो उससे क्या हो रहा है मतलब क्या कि आपका टेस्ट चेंज हो रहा है। मतलब आप एक बार चॉकलेट खाने के बाद आपका टेस्ट बोर हो चुका है, आप ऑरेंज फ्लेवर के बिस्किट खाना चाहते हो। मतलब क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन एंड यूटिलिटी। आपका एक पैकेट चॉकलेट के खाने के बाद उसकी यूटिलिटी कम हो गई है, तो कंपनीज क्या करती है, 20% का डिस्काउंट दे देगी। मतलब क्या, आप एक चॉकलेट का पैकेट का सेट खरीदो, उस पर आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मतलब क्या, जब उसका आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कम हुआ है, तो कंपनी ने उसकी प्राइस भी कम कर दी है। मतलब कि आप सेट, बड़े सेट पे प्राइस कम हो गई है, तो उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल है ना, मतलब आप अब एक बिस्किट का पैकेट का सेट खरीदोगे, इंस्टेड ऑफ 2 बिस्किट पार्ले जी के चॉकलेट फ्लेवर, देन 2 आपके दूसरे ऑरेंज फ्लेवर, इसकी जगह आप सिंगल एक बड़ा चॉकलेट का सेट खरीद लोगे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देन प्राइस, ऑफ कोर्स हमने पढ़ा था, प्राइस अगर किसी प्रोडक्ट की बढ़ेगी तो उसकी डिमांड घटेगी। ये उसका सिंपल सा ग्राफ है। ठीक है, अब हम चलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई पे। तो लॉ ऑफ सप्लाई पे क्या मतलब, ऑल द फैक्टर बीइंग इक्वल एंड अनचेंज सेट्रिस पैरेबियस, इसको हम बोलते हैं। एज द प्राइस ऑफ गुड और सर्विस चेंजेस, तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट सप्लायर्स ऑफर विल आल्सो चेंज इन द सेम डायरेक्शन। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्मार्टफोन है सैमसंग का, आपका सैमसंग का स्मार्टफोन है, आपने वो ख़रीदा था 18,000 में। ठीक है, अब एक बंदा आता है, आपको बोलता है कि आप मुझे वो सैमसंग का फ़ोन मुझे दे दो, मैं आपको उसके 20,000 दूंगा। तो क्या करोगे आप, सिंपली जाओगे और सैमसंग का फ़ोन उस फ्रेंड को, अपने फ्रेंड को दे दोगे। ठीक है, सेम कंपनी का भी है। सपोज करो कंपनी मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर रही है, अब अचानक से उसकी प्राइस जो है बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल उसकी प्राइस जो है 2,000 है, तो कंपनी ये प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करना मार्केट में स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसे प्रॉफिट होगा। मतलब किसी भी कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है मार्केट में, प्राइस में काफ़ी अच्छा दाम मिल रहा है इसको प्रोडक्ट सेल करने में। फॉर एग्जांपल किसान फार्मर्स का, या फिर फॉर एग्जांपल फार्मर को टमाटो की प्राइस सेल करने में काफ़ी अच्छा दाम मिल रहा है, तो उसकी सप्लाई बढ़ाएंगे, वो खेती में, फार्मिंग के में टमाटो और चिली उगाना शुरू कर देंगे। करेक्ट, तो उसकी सप्लाई बढ़ा देंगे ताकि उनको प्रॉफिट हो सके। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर प्राइस किसी कमोडिटी की प्राइस अच्छी मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, तो उसकी सप्लाई कोई भी सेलर बढ़ा देगा। और जब हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करते हैं, तो हम सेलर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। अगर प्राइस बढ़ेगी तो सेलर उसकी कमोडिटी सप्लाई मार्केट में बढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड आता है प्राइस ऑफ अदर गुड्स। मतलब क्या, अगर किसी दूसरे गुड्स की प्राइस चेंज हो जाती है, फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी हमने लिया था ऑफ कोर्स, अब चाय की प्राइस बढ़ चुकी है और कॉफ़ी की प्राइस कंपेरेटिवली घट गई, तो मार्केट में कॉफ़ी की प्राइस एकदम से, कॉफ़ी की जो सप्लाई है वो एकदम से बढ़ जाएगी। मतलब सेलर इसके बढ़ जाएंगे। चेंज इन टेक्नोलॉजी, कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल क्लोथ है, अब आपको ये क्लोथ पर्टिकुलर एक सिंगल पर्सन बना रहा है, मशीन नहीं है यहाँ पे, तो क्या होगा, इसकी प्राइस जो है कम रहेगी। एकदम से क्लोथ की क्या मशीन आ गई नहीं, तो बहुत सारे कपड़े बनने लग गए, अब तो उसकी प्राइस जो है बढ़ जाए, जो सप्लाई साइड है सप्लाई एकदम से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो हम इसकी सप्लाई एकदम से बढ़ा सकते हैं। चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल कोई सा रॉ मटेरियल सस्ता हो गया है, कार बनाने में रॉ मटेरियल सस्ता हो गया है, तो प्रोडक्शन सेलर क्या करेंगे, कार की सप्लाई बढ़ा देंगे अपनी। करेक्ट, चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टैक्सेशन सब्सिडी, गवर्नमेंट अगर सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, फॉर एग्जांपल एप्पल के फ़ोन मार्केट में बेचना है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड कर देगी, इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी, आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करो तो हम आपको सब्सिडी देंगे। तो एप्पल ने क्या करा, इसका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा दिया, एप्पल के स्मार्टफोन का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गया, तो गवर्नमेंट ने को सब्सिडी प्रोवाइड कर दी, तो इससे सप्लाई क्या हो गई, मार्केट में बढ़ गई। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब कोई से भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ता है तो उसकी सप्लाई जल्दी ख़त्म हो, पूरी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारा कुछ सामान है जो दिल्ली से इंदौर या कहीं और आता है, मध्य प्रदेश में आता है, अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है
तो सप्लाई जल्दी पूरी हो पाएगी, तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें लॉ ऑफ सप्लाई की, तो हम दूसरे फैक्टर्स मतलब इनकम और अदर फैक्टर्स को नहीं ले रहे हैं। हम सोच रहे हैं सिर्फ इन्हीं वेरिएबल्स के आधार पर, इन्हीं वेरिएबल के बेसिस पे। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हमेशा आती है। फॉर एग्जांपल अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। अब आप फॉर खुद ही सोचो, आपका टी एंड कॉफ़ी, चाय के प्राइस बढ़ गए और कॉफ़ी के प्राइस कंपेरेटिवली घट गए इसी वजह से, तो क्या हो, आप कॉफ़ी खरीदना पसंद करोगे कि हम कॉफ़ी ज़्यादा खरीद लेते हैं, चाय अभी बंद कर देते हैं। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे किराना स्टोर में कॉफ़ी अवेलेबल ही नहीं है, आपके पास वाले किराना स्टोर में चाय कॉफ़ी जो है अवेलेबल ही नहीं, भले वो सस्ती है लेकिन करंटली आपके पास की किराने स्टोर में नहीं है। अब आपको वही सस्ती चाय खरीदने के चक्कर में अपना पेट्रोल जला के एक दूर एरिया में जाना पड़ेगा, दूर वाले किराना स्टोर जहाँ पे चाय थोक के भाव मिल रही है, सस्ती मिल रही है। तो आप जाओगे क्या? नहीं जाओगे, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई। मतलब यहाँ पे आपको भले वो चाय सस्ती खरीदने के लिए आपको दूर जाना पड़ रहा है पैदल, उसके बाद आपको वही चाय सस्ते में मिलेगी, लेकिन आपको उसमें ऐड करो पेट्रोल का प्राइस, साथ में खर्चा और चाय का प्राइस, तो वापस से वो कॉफ़ी की तरह वापस से वही प्राइस हो रहा है उसका। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। अब आपका सब्सटीट्यूट अवेलेबल ही नहीं है पास में, तो आप नहीं खरीदोगे। उससे ज़्यादा गुड इज़ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। मतलब क्या, एसेंशियल गुड मतलब कुछ चावल एक बहुत ख़राब क्वालिटी का चावल है, लेकिन आप चावल तो खाओगे ना, तो वो एसेंशियल गुड में आता है। तो आप तो भी कितने भी प्रोडक्ट की प्राइस घटे या कम होए, आपको उसको ख़रीदना तो पड़ेगा, तो वो एसेंशियल गुड हुआ। फॉर एग्जांपल मेडिसिन का, अब कुछ मेडिसिन है इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, मतलब क्या लोग उसको खरीदेंगे नहीं? नहीं खरीदेंगे, क्योंकि बीमार है तो डॉक्टर ने जो उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया है, आपको मेडिसिन तो खरीदना पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है गुड्स विच हैव शॉर्टर शेल्फ लाइफ। मतलब क्या, टोमेटो। अब फॉर एग्जांपल एकदम से टोमेटो की सप्लाई बढ़ गई है, बहुत सारे आ गए मार्केट में, तो क्या उसकी डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी? लोग एकदम से ज़्यादा टमाटर खरीदना शुरू कर देंगे? नहीं खरीदेंगे। आपके घर में भी आप टमाटर एकदम 10-12 दिन के टमाटर नहीं खरीदते, हमेशा फ्रेश खरीदना पसंद करते हो, फ्रेश टमाटर। ठीक है, क्योंकि जो शॉर्टर लाइफ स्पेन, मतलब क्या, थोड़ा टाइम बाद वो सड़ जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। वेरी रेयर आर्टिकल सच एज पेंटिंग्स एंड कॉइन्स। अब आप मुगल के टाइम का 16th सेंचुरी में वापस जाके कोई कॉइन तो बढ़ा नहीं सकते, तो मतलब रेयर आर्टिक पेंटिंग्स है, तो इनकी डिमांड जो है और प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डिमांड प्राइस से। इनकी प्राइस ज़्यादा है तो ज़्यादा ही रहेगी, डिमांड से कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आने वाले टाइम में गेहूं की और वीट की प्राइस बढ़ जाएगी, या फिर वीट की प्राइस घटने वाली, तो आप अपनी डिमांड मतलब कलेक्शन ज़्यादा स्टार्ट कर दो। अगर वीट की प्राइस आगे फ्यूचर में बढ़ने वाली है, तो घर में क्या होगा, घर वाले जल्दी जल्दी सारा वीट इकट्ठा करके रख लेंगे, मतलब, है ना। और अगर सेम हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि वीट की प्राइस फ्यूचर में जो है कम हो जाएगी, तो आप अगर वेट करोगे, नहीं अभी हम गेहूँ अभी नहीं खरीदते, हम 1 महीने बाद 2 महीने बाद गेहूँ खरीदेंगे, तो मतलब क्या, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। तो सर्टेन एक्सेप्शंस होती है कि ये वेरिएबल्स फॉलो नहीं करते। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम पे। तो एक सिंपल सा टर्म है जिसको याद रखना है, डिमांड और सप्लाई जहाँ पे मीट होती है। मतलब क्या, जिस प्राइस में आप कोई कमोडिटी खरीदना चाहते हो, फॉर एग्जांपल 10 या 5 रुपये पार्ले जी खरीदना चाहते हो, और आपको पार्ले जी 5 रुपये में मिल गया, उसकी सप्लाई है, उसको हम बोलते हैं डिमांड इक्वल टू सप्लाई, को हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब क्लियरिंग प्राइस मतलब क्या, और उसी को हम बोलते हैं क्लियरिंग प्राइस। मतलब कि जिस प्राइस में आपको सप्लायर सेल करना चाहता है किसी प्रोडक्ट को, उस प्राइस में आप सेल कर पा रहे हो इजीली। ठीक है, मतलब आपको प्रॉफिट इजीली जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट आता है सप्लाई एंड डिमांड कर्व। तो हमने समझा कि एक सप्लाई हम डिमांड कर्व बनाते हैं। अब मूवमेंट अलोंग द कर्व मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस। मतलब क्या, किसी प्राइस कमोडिटी प्राइस बढ़ रही है या घट रही है, तो डिमांड उसकी बढ़ रही है घट रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन। ठीक है, वहीं शिफ्ट ऑफ द कर्व मतलब क्या, प्राइस ऑफ कर्व को छोड़ के दूसरे पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इनकम हुई, तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, आपकी इनकम इंक्रीज और डिक्रीज होने से आपकी डिमांड
सप्लाई जो है इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर समझ में आ गया, कॉन्ट्रैक्शन मतलब मूव अलॉन्ग द कर्व, मतलब प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज हो रही है, तो हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन। शिफ्ट अलॉन्ग, शिफ्ट ऑफ द कर्व मतलब क्या, इंक्रीज एंड डिक्रीज, आपकी सैलरी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, इसकी वजह से इसका शिफ्ट हो रहा है कर्व में। ठीक है, प्राइस के अदर फैक्टर्स। देन हम आते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स में। तो फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन इनकम, तो पहले आते हैं नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स में क्या आता है, फॉर एग्जांपल चावल, राइस। अब राइस के प्राइस क्या है, फॉर एग्जांपल अब राइस, अब आप चावल घर में रोज़ खाते हो, ठीक है, राइस, लेकिन आपकी इनकम कम है, सैलरी कम है, तो आप थोड़ा कंजम्पशन करें, मतलब हम कभी चावल नहीं खाएंगे, राइस नहीं खाएंगे, कभी खाएंगे। आपकी सैलरी बढ़ गई है, तो आप चावल खाना, मतलब अगर पसंद है चावल तो आप राइस खाना बढ़ा दोगे, अपना क्वांटिटी उसकी बढ़ा दोगे, मतलब क्या, पॉजिटिव चेंज। अगर प्राइस चेंज, आपकी सैलरी चेंज होगी उसके, तो तो आपकी डिमांड भी उस चीज़ की चेंज होगी, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल टीवी एंड रेफ्रिजरेटर और कार, अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो आप कार खरीदोगे, सैलरी अच्छी नहीं है तो आप कार नहीं खरीदोगे। ठीक है, अब आते हैं इन्फीरियर गुड्स। अब मतलब क्या, इन्फीरियर गुड, चेंज इन लीड टू चेंज इन डिमांड। अब समझा था हमने यहाँ पे टीवी रेफ्रिजरेटर का, यहाँ पे आप देखते हैं सीरियल्स का। फॉर एग्जांपल आप दाल, रोज आपको दाल पसंद है और सब दाल सब्जी रोटी रोज बन रही है, एकदम से आपकी सैलरी जो है कम हो गई, तो अगर सब्जी रोटी भी काम अपना चला लोगे, दाल कम खाना शुरू कर दोगे, मतलब हफ्ते में एक बार। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। मतलब क्या, इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है इनकम से। अगर आपकी इनकम कम हो रही है तो आपकी इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, आप इसका कंजम्पशन कम कर दोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सीरियल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद आता है बेस्ड ऑन प्राइस, जिसमें हम आते हैं दो सेपरेट क्लासिफिकेशन करते हैं, गिफन गुड्स एंड वेबलेन गुड्स। अब यहाँ पे क्या होता है, हायर प्राइस विल लीड टू हायर डिमांड्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ इनकम इफेक्ट, जनरली लिमिटेड गुड्स यूज बाय द पुअर। फॉर एग्जाम्पल सस्ते चावल। ठीक है, अब क्योंकि हायर प्राइस की चावल की बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप खाना कम बंद कर दो पूरी तरह से, क्योंकि हम बहुत छोटे क्वालिटी के चावल की बात कर रहे हैं, बहुत ख़राब क्वालिटी के। अब कुछ तो खाना पड़ेगा ना, तो इन्फीरियर क्वालिटी हो बहुत, तो इसी को हम बोलते हैं गिफन गुड्स। मतलब कुछ गुड्स जो आपको एसेंशियल गुड्स है, बहुत ज़रूरी गुड्स है, वो लेना तो पड़ेंगे ही। ठीक है, तो डिमांड बढ़ जाती है, मतलब आप एकदम से डिमांड बढ़ जाएगी। उसके बाद आता है वेबलेन गुड्स। अब यहाँ पे क्या होता है, हायर प्राइस विल लीड टू हायर डिमांड, इसमें भी सेम इफेक्ट है। मतलब क्या, लग्जरी गुड्स। अब किसी लग्जरी गुड की प्राइस बढ़ गई तो आपका स्टेटस, मतलब आप वो महंगा प्रोडक्ट खरीदोगे क्योंकि आपका स्टेटस अपना सोसाइटी में बताना है, तो उसी को हम बोलते हैं वेबलेन गुड्स। ठीक है, अब बेस्ड ऑन मेरिट एंड डीमेरिट। तो मेरिट गुड मतलब क्या, एजुकेशन, मतलब आप पढ़ोगे तो सोसाइटी में कुछ इफेक्ट आएगा, तो हम बोलते हैं इसको मेरिट गुड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरिट हॉस्पिटल, एजुकेशन, टीचिंग, ये सब, उसी को हम बोलते हैं मेरिट गुड। अब डीमेरिट गुड्स क्या, तंबाकू, तंबाकू, अल्कोहल, ये आते हैं डीमेरिट गुड्स में, जिससे आपका सोसाइटी में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेस्ड ऑन कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है। तो पब्लिक गुड्स मतलब गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, प्राइवेट गुड्स मतलब सरकार, जो कंपनी, प्राइवेट कंपनी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। मतलब क्या, डिफेंस, स्ट्रीट लाइट एंड लॉ एंड ऑर्डर। कोई पर्सन पब्लिक लाइट में पढ़ रहा है, स्ट्रीट लाइट में पढ़ रहा है, तो मतलब क्या, दूसरे को स्ट्रीट लाइट वो नहीं मिलेगी, मिलेगी। डिफेंस में पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक करा, तो जो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, क्या उनको हम बोलेंगे कि पाकिस्तान की आप ठीक है, आप इस पर हम ये इन लोगों ने टैक्स पे नहीं करे, आप इन पर अटैक कर सकते हो, नहीं बोलेंगे। तो हम एक्सक्लूड किसी पीपल को नहीं कर सकते, एक्सक्लूडेबल नहीं है, नॉन एक्सक्लूडेबल। अब नॉन राइवलरी मतलब क्या, किसी एक पर्सन को मिलने से किसी दूसरे पर्सन को वो चीज़ नहीं मिलेगी। मतलब क्या, पुलिस, अब पुलिस ने किसी एक पर्सन की एफआईआर दर्ज कर ली है, मतलब दो पर्सन हैं एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेन कराते हैं। अब इस ए पर्सन ए ने
पर्सन बी के खिलाफ कंप्लेन करा दी, तो मतलब पर्सन बी क्या ए के खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकता? कर सकता है इजीली। तो हम बोलते हैं नॉन राइवलरी। वहीं हम प्राइवेट गुड में बात करें एक्सक्लूडेबल की, तो नीड टू पे मनी, मतलब कंपनी उन्हीं लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेगी जिन लोगों ने अब पैसे पे किए हैं, ठीक है, मनी दिया है कंपनी को। और राइवल मतलब क्या? अब सपोज को कंपनी का सप्लाई कम है, अब किसी ने एक स्मार्टफोन कंपनी से खरीद लिया, अब कंपनी के पास नहीं है, तो क्या दूसरे पर्सन को मिलेगा? नहीं मिलेगा, मतलब राइवलरी है। आप जो पर्सन पहले पे करके खरीद लेगा उस पर्सन को मिल जाएगा, दूसरे पर्सन के पास होगा ही नहीं, तो राइवल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सेकंड लास्ट आता है, बेस्ड ऑन प्रेजेंस इन द इकोनॉमिक फ्लो। इंटरमीडिएट गुड मतलब क्या? वीट। अब वीट जो है इंटरमीडिएट गुड है, आप इससे रोटी बना के बेच सकते हो, बिस्किट बना के बेच सकते हो, तो मतलब इसका अभी और प्रोडक्शन मतलब कंजम्पशन किसी और चेंज में हो सकता है। लेकिन फाइनल गुड्स, अब आपने बनाए आयरन की बात करें कार की, तो आपने कार बना दी, इसको आप और ठोका पीटी नहीं करोगे, डायरेक्टली कंज्यूमर को और सेलर को, कंज्यूमर को बायर को सेल कर दोगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फाइनल गुड्स। अब हम आते हैं इलास्टिसिटीज़ पे। तो इलास्टिसिटी क्या होता है? किसी भी प्राइस के चेंज होने पे उसके वेरिएबल्स कितना अफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल किसी डिमांड, इलास्टिसिटी मेजर्स द चेंज इन द डिमांड विद द चेंज इन द वेरिएबल। किसी भी डिमांड के चेंज होने पे, उसके प्राइस के चेंज होने पे उसकी डिमांड पे क्या अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। प्राइस, इनकम, ये सब चेंज होने पे उसकी डिमांड पे क्या अफेक्ट पड़ता है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटीज़, ठीक है। मेजर्स, तो उसके 4 पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। तो यहाँ पे सिंपल सा ही फॉर्मूला होता है, डिमांड, परसेंटेज ऑफ डिमांड चेंज होने में परसेंटेज ऑफ प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर लेस देन 1 है, मतलब क्या? इन इलास्टिक, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है, उसकी डिमांड चेंज नहीं हो रही है। प्राइस अब बढ़ा रहे हो लेकिन डिमांड उसकी चेंज नहीं हो रही है, तो हम क्या बोलते हैं? डिमांड इन इलास्टिक, डिमांड इज इन इलास्टिक। इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है प्राइस इन इलास्टिक डिमांड लेस देन 1, ठीक है, जो कि एसेंशियल गुड्स है, फॉर एग्जांपल मेडिसिन का है। प्राइस बढ़ने से आपको डॉक्टर जो है मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन कम नहीं करते हैं, मतलब आप 4 गोली, आपको 2 गोली सुबह, 1 गोली शाम को, एक सुबह शाम को खानी है, तो डॉक्टर प्राइस बढ़ने से ये नहीं बोलेगा कि नहीं अब आप 1 गोली दोपहर में खा लो चल जाएगा, नहीं। तो डिमांड उसकी कम नहीं होगी, कोई चेंजेस नहीं आ रहे। वहीं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वैल्यू ऑफ 1 ग्रेटर देन 1 है, मतलब क्या? डिमांड इलास्टिक है, लग्जरी गुड, फॉर एग्जांपल परफ्यूम। अब परफ्यूम असेंशियल आइटम नहीं है हमारा, अब इसकी प्राइस बढ़ गई तो क्या आप खरीदो? इसको नहीं खरीदोगे, इसकी सेल कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिमांड इज इन लास्ट, डिमांड इज इलास्टिक, मतलब डिमांड इसकी चेंज होगी प्राइस चेंज होने पे, ठीक है। तो आई होप आज के लेक्चर में इतना ही। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को प्रेस करें। थैंक यू।